हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 14 और आज इसका अपने पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल बचे हैं ओनली, वो अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के जो टॉपिक हैं वो देखो, पहला तो है आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल, दूसरा टॉपिक है आज का लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, और तीसरा टॉपिक है इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर मॉडल विद मैटर वेव्स। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है अपना आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ये तो चलो हेडिंग दी हुई है, लेकिन इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी ये भी टॉपिक इंक्लूड है साथ ही। ठीक है, कि अगर अपने को आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ना है तो पहले उससे आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़नी पड़ेगी। तो आपने शायद पढ़ रखी होगी केमिस्ट्री में, तो चलो इसको दोबारा पढ़ते हैं। देखो, पोटेंशियल जो वर्ड है यहाँ पे, पोटेंशियल वर्ड का आपको सिंपल मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है ना, वोल्टेज। और दूसरी बात, जो ये पोटेंशियल है ये जो डिटेल में आएगा आपके चैप्टर नंबर 3 में आएगा। बीच पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिमिट है इसकी, सारा कुछ A to Z पोटेंशियल के बारे में अपने 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ आप इतना याद रखो भी, पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज होती है। और वोल्टेज क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अपने लगाते हैं। जो अपने यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जब भी प्रोवाइड करनी होगी तो उसके लिए काम में आने वाली चीज़ है वो वोल्टेज है। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ेगी, इतना याद रख सकते हो भी। जहाँ एनर्जी प्रोवाइड करनी हो इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसके लिए अपने वहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। तो देखो, पहला जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहले एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं भी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट टू टेक आउट फ्रॉम एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो मिनिमम अमाउंट जो अपने क्या करें किसी इलेक्ट्रॉन को दें और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ग्राउंड स्टेट से एटम से बाहर आ जाए। टेक आउट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो कहाँ आ जाए, बाहर आ जाए, एटम को छोड़ के बाहर आ जाए, फ्री हो जाए वो वाला इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो वर्ड इसके साथ आयोनाइजेशन लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया, ये देखो कि मान लो आपके पास हीलियम है और हीलियम में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने बाहर निकाल लें तो हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और आपको पता है कि जो वाला एटम इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकालता है, इमिट करता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब ये हीलियम एटम ना रह के क्या बन जाएगा, हीलियम प्लस आयन बन जाएगा। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और वो एटम क्या बन जाता है, एक आयन बन जाता है। तभी इसको अपने क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड द पोटेंशियल रेलेवेंट टू दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को अपने क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब कि अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए तो आपको जितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जितनी वोल्टेज लगानी पड़ेगी, वो वोल्टेज ही क्या कहलाएगी, आपकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह देंगे उसको। ठीक है भी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कई तरीक़ों से दे सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अपने क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू अपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, तो जितनी वोल्टेज आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह देंगे उसको। ठीक है, अब ये क्या करता है, द पोटेंशियल विल टेक्स द इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट। यानी ये वाला जो पोटेंशियल होता है, इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इनफाइनाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब भी वो एटम से फ्री हो जाते हैं, एटम से बाहर चले जाते हैं। बाहर मतलब इनफाइनाइट ही मानते हैं उससे अपने। अब नेक्स्ट देखो, आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो आपको पता है हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है। अब आपको क्या करना है, इसको इनफाइनाइट पे लेके जाना है। और आपको पता है कि इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। अब आप कहोगे भी सर ये कैसे जीरो होगी, तो आप
पीछे जो एनर्जी वाला आपको टॉपिक करवाया उसमें आप देखना, जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो था kZe² और अपॉन में 2r, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था। ठीक है, और अब इलेक्ट्रॉन जो आपका इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर की इनफाइनाइट हो जाएगी, और जब ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो के इक्वल आएगी। मतलब इनफाइनाइट पे जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, अब देखो आपको पता है भी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी तो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसी इलेक्ट्रॉन की। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो आपको टोटल एनर्जी जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बाहर से दे दो इसको, तो माइनस और प्लस दोनों मिलके क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी एनर्जी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जो आपका एटम है उससे बाहर चला जाएगा, मतलब उसके ऑर्बिट को छोड़ के बाहर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही क्या होती है, आपको किसी भी ऑर्बिट के लिए कह दें भी इस ऑर्बिट की क्या निकालो, आयनाइजेशन एनर्जी निकालो, तो आपको देखना उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कितनी, उसको क्या कर दो, प्लस में लिख दो बस। जैसे ये -13.6 थी तो इसको +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया, वही क्या बन जाएगी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी से पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करोगे, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो ये आयनाइजेशन एनर्जी है, इसको स्मॉल ई से डिवाइड कर दो, तो ये ई से ये ई कैंसिल, तो 13.6 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इतनी वोल्टेज लगाओगे फिर आपके इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पे चला जाता है, और आपको अगर इलेक्ट्रॉन को इस स्टेज से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो En1 है, क्योंकि ये N1 ऑर्बिट है, और इसको भेजना कहाँ है, यहाँ इनफाइनाइट वाले में भेजना है, और ई इनफाइनाइट आपने इसकी एनर्जी लिख ली, और ये ई इनफाइनाइट क्या होती है, जीरो होती है यहाँ पे। तो आपको पता है एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, इन दोनों एनर्जी जो लेवल्स हैं उनके गैप के इक्वल होती है, तो वही चीज़ मैंने लिखी, ई इनफाइनाइट माइनस ई एन1। अब ई इनफाइनाइट की वैल्यू तो जीरो, और ई एन वन पड़ा रहता है, और ये वाली एनर्जी जो होती है ये एनर्जी ई वी ई के इक्वल होती है। वी यहाँ पे वोल्टेज है और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये फॉर्मूला आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, दोबारा कह रहा हूँ आपको पोटेंशियल वाले चैप्टर में, और जिसने पढ़ रखा है पोटेंशियल वाले चैप्टर उसको पता होगा ये वाला फॉर्मूला। तो वी ई निकालने के लिए अपने इसको क्या कर देंगे, स्मॉल ई से डिवाइड। तो जब भी पोटेंशियल निकालना होगा एनर्जी से, आपको क्या कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो इक्वेशन है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो वैल्यू है उसको ई से डिवाइड कर दो, ई से ई कैंसिल, और वो वाली वैल्यू ओनली वोल्टेज में बच जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो चलते हैं, ये बुक में नहीं है आपके, मैंने लिख दिया ओनली समझाने के लिए आपको। अब नेक्स्ट देखो एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो आप इसके वर्ड से ही समझ रहे हो, एक्साइट मतलब अब आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर नहीं निकालना, ओनली एक्साइट करना है। तो एक्साइट अपने क्या करते हैं कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को अपने लोअर ऑर्बिट से किस में भेजते हैं, किसी हायर ऑर्बिट में सेंड करते हैं, तो वो उसकी स्टेट होती है, उसको अपने उसकी एक्साइटेड स्टेट बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अब अपने क्या कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में सेंड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको अपने एक्साइटेशन एनर्जी बोल देते हैं। और द पोटेंशियल रेलेवेंट टू दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल, मतलब कि ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जितनी वोल्टेज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जितना पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसको क्या कह देंगे, एक्साइटेशन पोटेंशियल कह देंगे। तो अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो आपको, फिर मैं हाइड्रोजन एटम लेके समझाता हूँ, ये इक्वेशन बाद में देखेंगे, कि आपको पता है कि ये N1 ऑर्बिट है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन की एनर्जी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये वाला ऊपर वाला जो ऑर्बिट है ये N2 है, और N2 में आपको पता है कि इसकी जो एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है, ग्राउंड स्टेट में है, इसको आपको इस ऑर्बिट में सेंड करना है, तो इस ऑर्बिट में सेंड करना है, तो आपको पता है जितनी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इन दोनों के गैप की इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो गैप कैसे निकालते हैं, जो हायर होता है उसमें से लोअर माइनस कर देते हैं, तो -3.4 में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस का 13.6 माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो -3.4 और प्लस का 13.6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी आ जाएगी। तो ये वाली एनर्जी ही क्या है, अब आपकी एक्साइटेशन एनर्जी है, ठीक है ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में सेंड करना है तो जो उसकी एक्साइटेशन एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, इक्वल होगी। और इसको आप इस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, मेथड बता दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट है कि आपको पोटेंशियल कितना चाहिए, तो जो ये आपकी एक्साइटेशन एनर्जी है यानी 10.2 आई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको आप ई से डिवाइड कर दो और ये वाला ई और ये वाला ई कैंसिल हो जाएंगे और 10.2 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्साइटेशन एनर्जी तो क्या होगी, En2 माइनस En1 के इक्वल, और इसको वोल्टेज की फॉर्म में लिखें जब एनर्जी को तो वो EVE हो जाता है एक्साइटेशन, और ये वाला ई क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है, ठीक है। ये एक्साइटेशन पोटेंशियल है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, या इसका दूसरा नाम है ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, यानी क्या क्या कमियां रह गई थी बोर के मॉडल में। देखो बोर का मॉडल था तो बहुत ज़बरदस्त, बोर को इसके लिए 1928 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, लेकिन फिर भी क्या थी, इसकी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थी, कमियां थी, जिसके कारण ये थोड़ा सा अनसक्सेसफुल हुआ मॉडल। वो क्या क्या थी, तो देखो सबसे जो मेन है कमी इसमें पहली ही आती है कि बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि बोर का जो मॉडल था, बोर की जो थ्योरी थी एटॉमिक मॉडल, वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लाई होता था, यानी उन्हीं एटम पर अप्लाई होता था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो एटम एक इलेक्ट्रॉन वाला तो ओनली हाइड्रोजन है, बाकी सारे ये क्या हैं, आयंस हैं, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम +2 हो गया, ये सारे आयंस हैं। या तो इन आयंस पर या हाइड्रोजन एटम पर ही ये वाला मॉडल क्या था, एप्लीकेबल था, जो इस मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी। द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी, यानी किसी दूसरे एटम के लिए अगर अपने उसका स्पेक्ट्रम या उसका जो एनर्जी वगैरह है या सब कुछ जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो अपने इस मॉडल के द्वारा नहीं समझा सकते, ओनली वन इलेक्ट्रॉन वाले की समझा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट है इसका, इन दिस थ्योरी द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन सर्कुलर बट इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल, यानी कि बोर ने तो सारे जो ऑर्बिट लिए थे वो कैसे लिए थे, सर्कुलर लिए थे, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो कुछ ऑर्बिट होते हैं वो इलिप्टिकल फॉर्म में भी होते हैं। और ये थ्योरी सोमरफील्ड ने दी थी, आपने लास्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोमरफील्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करते हैं। तो बोर ने तो कहा सर्कुलर है, लेकिन होते क्या है, इलिप्टिकल भी होते हैं। इस चीज़ को बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। थर्ड देखो क्या आता है कि द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय दिस थ्योरी। ये देखो क्या था, बुक में ये 5-6 लाइनें दे रखी हैं, मैंने उसको सिंपल एक लाइन में चेंज कर दिया। तो क्या है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस, आपको पता है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनता है उनमें लाइंस मिलती हैं अपने को। तो अब ये वाली लाइन, बोर ने तो देखा कि ये एक ही लाइन है, अलग अलग क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बोर के टाइम तो क्या था कि इतने ज़्यादा अब माइक्रोस्कोप नहीं थे इनको अच्छे तरीके से देखने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में देखो क्या हुआ कि बोर के बाद जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को बाद वाली टेक्नोलॉजी में देखा गया तो बोर ने तो देखा था कि ये एक लाइन बन रही है, लेकिन जब अपने इसको ज़्यादा क्लियरिटी वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं, भी उस टाइम तो माइक्रोस्कोप बस उनकी लिमिट थी, भी इससे बड़ी चीज़ नहीं देख सकते। भी जैसे आप क्या करते हो, एग्जांपल आपको देता हूँ कि मोबाइल का कैमरा यूज करते हो, तो पहले जो चलते थे कैमरे 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल के कैमरे चलते थे। अब जो मोबाइल आ रहे हैं उसमें 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल ऐसे कैमरे आ रहे हैं। तो इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इन वाले कैमरों की फ़ोटो को अपने अगर जूम करके देखते हैं तो उसकी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा जूम करेंगे तो वो धुंधली हो जाएगी फ़ोटो, लेकिन इन वाली को अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करोगे फिर भी वो क्लियर रहती हैं। तो वही चीज़ ये थी। तो बोर के पास जो माइक्रोस्कोप थे उसकी हेल्प से जो इसने स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा तो उसने बताया कि ये वाली एक लाइन है, लेकिन उसके बाद वाले माइक्रोस्कोप से पता चला कि ये वाली लाइन एक लाइन ना होके बहुत सारी बहुत ही छोटी छोटी लाइंस का ग्रुप होता है, और उन ग्रुप से मिलके अपने को दिखती है एक लाइन जैसी है ये, लेकिन बहुत सारी स्मॉल लाइन से मिलकर बनी होती है ये, ठीक है ना।
तो ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर या ज़्यादा बड़े माइक्रोस्कोप से इनको जब देखते हैं एक लाइन को, तो एक ही लाइन बहुत सारी लाइंस का ग्रुप होती है, तो उसी को अपने बोल देते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी कि इनकी फाइन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता सका कि ये वाली एक लाइन की जगह ये बहुत सारी लाइंस का ग्रुप क्यों होती है, ये चीज़ बोर के मॉडल द्वारा एक्सप्लेन नहीं की हुई। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वर नॉट एक्सप्लेन्ड। यानी कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हैं, जो बोर ने बताया था कि ये वाली लाइंस आती हैं स्पेक्ट्रम की, इनकी क्या है इंटेंसिटी के बारे में नहीं बताया कि कुछ लाइनों की इंटेंसिटी तो ज़्यादा थी कुछ कम थी। इंटेंसिटी मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चमक, कुछ कम चमक रही थी कुछ ज़्यादा चमक रही थी, तो उसके बारे में बोर नहीं बता पाया भी ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5th पॉइंट आता है, इन दिस थ्योरी न्यूक्लियस इज टेकन एट रेस्ट। यानी बोर क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, रेस्ट में रहता है किसी भी एटम में। दिस इज ओनली पॉसिबल इफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज इनफाइनाइट। अब उस आपको पता है भी न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा है, ठीक है, और क्या होता है कि ये वाला न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में हैवी होता है। तो देखो क्या होगा कि ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेंगे, बाहर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोर कहता है अभी इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं इसके अट्रैक्शन फोर्स से, लेकिन ये न्यूक्लियस मूव नहीं होता इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन फोर्स से। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है कि ये मूव ना हो, वो पॉसिबल है कि अगर इसका मास इनफाइनाइट हो, मतलब अपनी जगह से ये तभी नहीं हिलेगा जब मास इनफाइनाइट हो, और ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस थोड़ा बहुत मूव होता है ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इस चीज़ को बोर नहीं बता पाया। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है इसका, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड जीमान इफेक्ट और इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्क इफेक्ट। अब देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो इसको है क्या चीज़ ये, कि ये क्या है कि अगर अपने क्या करें, जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन का, ऐसे लाइंस आती हैं ना, लाइमन बामर सीरीज आती हैं। अब इस पर अपने क्या कर दें, जो इसका स्पेक्ट्रम है उसको या तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। ठीक है, या तो इसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दें, मतलब कि मैग्नेट के पास रख दें, या फिर इसको किसी चार्ज के बिटवीन रख दें, मतलब दो चार्ज प्लेट है, एक प्लस प्लेट है और एक इधर नेगेटिव वाली प्लेट है, इसके बीच रख दें। तो ये वाली जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें बहुत सारी छोटी छोटी लाइनों में स्प्लिट हो जाती है, मतलब बिखर जाती हैं, ये वाली लाइनें टूट जाती हैं। एक ही लाइन बहुत सारी लाइनों में टूट जाती है, मतलब एक लाइन की जगह अब अपने को बहुत सारी लाइनें दिखने को मिल जाती हैं। अब अगर तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण स्प्लिट होती हैं लाइनें, तो इस इफेक्ट को क्या बोल देते हैं, जीमान इफेक्ट। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये वाली लाइनें स्प्लिट हो रही हैं तो इसको बोल देते हैं स्टार्क इफेक्ट। यानी कि सीधी सी बात है भी, जो बोर का मॉडल है वो जीमान और स्टार्क इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया भी, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर लाइनें स्प्लिट क्यों होती हैं, एक लाइन बहुत सारी लाइनों में क्यों बिखर जाती है, इसको ये वाला मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो आपसे यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट या व्हाट इज जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट क्या हो जाएगा कि इन ए मैग्नेटिक फील्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन विल बी स्प्लिट इन मैनी लाइंस। ठीक है, स्प्लिट इन मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस, इसको अपने क्या बोल देते हैं, जीमान। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं इसको स्टार्क इफेक्ट। मतलब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रखने पर स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को अपने क्या बोल देते हैं, स्टार्क और जीमान इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या आता है, बोर डिड नॉट गिव द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि बोर ने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था कि बोर ने बताया था अपनी सेकंड पोस्टुलेट में कि mvr इज इक्वल टू NH/2π होता है। तो बोर ने ये इक्वेशन तो दे दी, लेकिन इसका बेस नहीं बता पाए भी किस बेसिस पर उसने इक्वेशन दी है, फॉर्मूला आया कहाँ से, ये किस एक्सपेरिमेंट से आया, कैसे निकाला, उसके बारे में ये बोर नहीं बता सका। तो ये इसका क्या फेलियर था। तो देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, लेकिन सारा नहीं पूछते क्या है कि राइट डाउन द 2 ड्रॉबैक्स या राइट डाउन द 2 लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, या 2 या 3 आपसे क्या पूछेंगे, इसकी लिमिटेशंस पूछेंगे। तो आप इन जो आपको 6-7 मैंने बताई हैं, इनमें से कोई भी 2 या 3 आप याद करके लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। अब नेक्स्ट देखो, इस चैप्टर का आता है लास्ट टॉपिक, और ये वाला टॉपिक इस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन इसमें से आया था, इसी टॉपिक में से।
तो देखो टॉपिक है ये एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट बाय मैटर वेव्स, यानी मैटर वेव से बोर की सेकंड पोस्टुलेट की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने जानते हैं मैटर वेव्स के बारे में, भी मैटर वेव्स क्या होती हैं, फिर ये टॉपिक अपने को समझ में आएगा। तो आपने जो प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री की बुक में डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस पढ़ी होगी। डी ब्रोगली ने क्या दिया था, अपना एक प्रिंसिपल दिया था। डी ब्रोगली कहता कि देखो पहले ये था कि जो लाइट है, ठीक है ना, लाइट वेव्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उसके बारे में ये कहते थे, लाइट वेव्स के बारे में स्पेशली, कि कई साइंटिस्ट तो मानते थे कि लाइट है वो वेव की फॉर्म में चलती है, और कई मानते थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल की फॉर्म में है। अब वेव फॉर्म में मानने वालों ने तो अपना बताया कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्शन है वो सारा किसके थ्रू एक्सप्लेन होता है, लाइट की वेव फॉर्म। आप वेव बनाते हो ना, जब रिफ्लेक्शन बनाते हो, या जो आप इसमें इमेज का फॉर्मेशन करते थे लेंस के थ्रू या फिर मिरर के थ्रू करते हैं, वो उस सारों में अपने लाइट को क्या मानते हैं, एक वेव मानते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे इसमें एक चैप्टर आएगा आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है थोड़ा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के क्या माने, फोटोन माने, आइंस्टाइन ने माने थे। आइंस्टाइन कहता कि लाइट क्या चलती है, फोटोन की फॉर्म में चलती है, और ये फोटोन क्या है, एक पार्टिकल हैं, एनर्जी के पैकेट बोल देते हैं इसे। ठीक है ना, तो ये लाइट क्या है, पार्टिकल की फॉर्म में चलती हैं। तो उसके बेसिस पे आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दे दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बहुत सारी इंसिडेंट थी जिनकी एक्सप्लेनेशन तो क्या है, पार्टिकल फॉर्म करती है, और बहुत सारी जो थ्योरीज हैं उनकी एक्सप्लेनेशन वेव फॉर्म करती है। तो ये एक दुविधा खड़ी होगी कि लाइट को पार्टिकल माने या वेव माने। ठीक है, तो उसके बारे में डी ब्रोगली ने सबसे पहले बताया, जो अपनी थ्योरी दी, और वो थ्योरी यानी बहुत ही ज़बरदस्त थ्योरी थी। क्या थी, डी ब्रोगली कहता कि लाइट जो होती है, लाइट की ड्यूल नेचर होती है। ठीक है ना, लाइट की ड्यूल नेचर होती है, मतलब लाइट पार्टिकल भी होती है और लाइट वेव भी होती है। अब हुआ ऐसे कि लाइट होती दोनों फॉर्म में है, तो डी ब्रोगली कहता भी होती कैसे है ये, भी पार्टिकल और वेव फॉर्म दोनों में कैसे चलती हैं। उसने कहा कि जब भी कोई पार्टिकल चलता है तो उस पार्टिकल के साथ एक वेव अटैच रहती है, कि अगर मान लो कोई भी या तो चार्ज्ड पार्टिकल हो या अनचार्ज्ड हो, कोई भी अगर मूव करेगा पार्टिकल तो उसके साथ भी क्या होगी, एक वेव मूव करेगी ऐसे ऐसे। ठीक है, और इस वेव को उसने कहा मैटर वेव्स, क्योंकि मैटर का मतलब जो पार्टिकल है, पार्टिकल से रिलेटेड जो वेव है। ठीक है ना, तो अब उसने कहा कि अगर तो इलेक्ट्रॉन चलता है, चाहे प्रोटॉन चले चाहे फोटोन चले, इन सब के साथ क्या होती है, एक वेव अटैच होती है। जैसे जैसे ये आगे चलेंगे वो वेव भी क्या होगी, इनके साथ साथ आगे चलती जाएगी। ठीक है, और इस वेव को उसने क्या बोला, मैटर वेव्स, यानी किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव अटैच होती है वो मैटर वेव्स होती है। ये डी ब्रोगली ने बताया था। और दूसरी चीज़, डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला दिया था कि इन वेव्स की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो h/p के इक्वल होती है, और p यहाँ पे क्या है, आपका मोमेंटम है, p को अपने mv लिखते हैं। ये डी ब्रोगली ने अपना फॉर्मूला दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अब देखो डी ब्रोगली ने क्या किया, अपने इस फॉर्मूले के बेस पे उसने बोर की सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव किया। सेकंड पोस्टुलेट थी क्या, कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो डी ब्रोगली कहता भी ये समीकरण बनी कैसे, बोर तो नहीं बता पाया, बोर ने ओनली समीकरण बता दिए, इक्वेशन बता दी, भी ये इक्वेशन बनी कैसे। लेकिन डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये इक्वेशन बनती किस टाइप से है। तो देखो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू बोर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस डज नॉट इमिट एनर्जी। बोर कहता कि इलेक्ट्रॉन जब भी क्या करता है, किसी स्टेशनरी ऑर्बिट के अराउंड क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो ये एनर्जी इमिट नहीं करता। वो अपने को पता है, जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया था वो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में एनर्जी को इमिट या फिर एब्जॉर्ब नहीं करता। जब वो लोअर टू हायर या हायर टू लोअर जाता है तभी एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है। अब नेक्स्ट देखो, डी ब्रोगली एस्टेब्लिश्ड ए रिलेशन बिटवीन वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट्स इन एटम। अब डी ब्रोगली ने क्या किया कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा होता है ऑर्बिट्स में, और इस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल है। तो डी ब्रोगली कहता कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होती है, एक वेव अटैच होती है जिसको मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है ना,
तो वो मैटर वेव, तो उसने क्या किया, एक रिलेशन यहाँ पे डेराइव किया किस किस के बीच, द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिट इन एटम, यानी उसके ऑर्बिट में जो वेव है उसके लिए क्या किया उसने एक रिलेशन। तो देखो क्या था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ए वेव इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में उसके साथ जो वेव अटैच होती है, वेव अटैच होती है इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी का इमिट नहीं करता। तो इसका मतलब जो ये वेव है इसकी एनर्जी भी क्या रहती है, फिक्स रहती है, ठीक है ना। तो इट इज़ नेसेसरी, सो इट इज़ नेसेसरी दैट वेव्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन फॉर्म स्टेशनरी वेव्स। अब एक वर्ड यहाँ पे आ गया स्टेशनरी वेव्स। तो पहले तो देखो क्या चीज़ समझाना चाह रहा है डी ब्रोगली, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एनर्जी इमिट नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है तो मतलब जो इसके साथ वेव अटैच होगी उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट, और वो वेव्स जिसकी एनर्जी कांस्टेंट होती है हर टाइम उसको अपने क्या बोल देते हैं, स्टेशनरी वेव्स बोल देते हैं। जी लास्ट ईयर आया था कि स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, दो पॉइंट्स के बीच बाउंड होती हैं, कि यहाँ पर आप क्या कर दो, एक स्ट्रिंग ले लो और उसको क्या करो, एक सिरा यहाँ बांध दो एक सिरा यहाँ, तो अब जो भी एनर्जी मिलेगी इसको, वो वेव या तो ऐसे चलेगी या फिर वो वेव ऐसे चल सकती है, लेकिन एनर्जी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच क्या रहेगी, बाउंड रहेगी, फिक्स रहेगी इसकी एनर्जी। तो अब डी ब्रोगली कहता कि अगर एनर्जी फिक्स रखनी है तो इस जो मैटर वेव इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच होती है इसको आपको स्टेशनरी वेव मानना पड़ेगा। वो कहता भी ये वाली जो वेव होगी वो कैसी होगी, स्टेशनरी वेव होगी। एज इन स्टेशनरी वेव्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि स्टेशनरी वेव की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इट इज़ नेसेसरी दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी इस प्रिंसिपल की, क्या थी कि उसने दूसरी चीज़ ये बताई डी ब्रोगली ने कि जो इस ऑर्बिट्स में, किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो जो स्टेशनरी वेव्स उसमें बनती हैं उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो वेव की वेवलेंथ होगी उसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जो लैम्डा क्या है यहाँ पे वेवलेंथ है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 होगा, इसके इंटीजर मल्टीपल की इक्वल होगा किसके, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। यानी कि देखो क्या होगा कि ये वाली जो वेव मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये वेव बनी किस प्रकार है, डी ब्रोगली क्या कहता है कि अगर कोई मान लो आपका ये वाला जो ऑर्बिट है, ये यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट लिया हुआ है, ठीक है, 4 ऑर्बिट लिया। और आप एक चीज़ याद रखो कि कोई भी वेव बनती है ऐसे तो वेवलेंथ उसकी क्या होती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपने क्या बोल देते हैं, इसकी वेवलेंथ, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में जितनी डिस्टेंस ये कवर करती है वेव। अब डी ब्रोगली कहता कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऑर्बिट ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 लिया हुआ ऑर्बिट, तो इसमें क्या होगा, वो कहता कि जो वेव्स बनेगी वो वेव्स क्या होंगी, उनकी जो वेवलेंथ होगी वो 4 लैम्डा की इक्वल होगी। 4 लैम्डा मतलब क्या होंगे, इसमें 4 वेव्स बनेंगी ऐसे, 1 फिर 2 फिर ये 3 और ये फिर 4, और चारों वेव्स कहाँ पे प्रेजेंट होगी, सरकमफ्रेंस पे, इस रेडियस की सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। तो अब देखो बनी कैसे वेव्स, आपको पता है, पहले तो आप देखो जो ब्लैक कलर वाली बनी हुई है इसमें, कि आप ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, तो देखो वेव यहाँ से बननी स्टार्ट हुई, ये वाली एक वेव यहाँ पे कंप्लीट होगी, फिर क्या है दूसरी वेव बनी, अब दूसरी वेव यहाँ पे आके कंप्लीट होगी, फिर तीसरी वेव यहाँ से चली और यहाँ पे आके क्या होगी, ये कंप्लीट होगी, फिर चौथी वेव यहाँ से चली और यहाँ पे दोबारा लास्ट में आके कंप्लीट। तो आपने जो ऑर्बिट लिया वो n इज इक्वल टू 4 लिया हुआ है, तो डी ब्रोगली कहता कि यहाँ पे जो वेव्स बनेंगी वो 4 वेव्स बनेंगी और टोटल जो उनकी वेवलेंथ होगी वो 4 लैम्डा की इक्वल होगी। अब देखो ब्लैक कलर वाली वेव्स बनी हुई हैं, तो देखो वेव्स दो तरीके से बन सकती हैं, कि कोई भी वेव या तो ऐसे बन सकती है या क्या हो ऐसे बन सकती है, दोनों तरीक़ों से, मतलब आपको अलग अलग बताऊं तो या तो वेव ऐसे जाएगी या ये वेव ऐसे जाएगी, ठीक है, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं स्टेशनरी वेव्स की कंडीशन है। तो अब दूसरी कंडीशन ली हुई है जो ये ऑरेंज कलर की वेव है, तो मान लो कि ऑरेंज कलर वाली वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो ऑरेंज कलर वाली जो वेव स्टार्ट हो रही है वो 1, फिर क्या है ये 2, फिर ये 3
यहाँ तक 3 कंप्लीट होगी, और ये वाली जो 4th वेव है ये भी क्या है, 4 ही वेव है। दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, ये अलग अलग कंडीशंस बताई हुई हैं डी ब्रोगली ने, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ओनली ब्लैक कलर वाली देखो तो ब्लैक कलर वाली के 4 पार्ट है, 1 2 ये 3 और ये 4। तो अब आपको कह दें भी अगर आपको किसी n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट के लिए, ये इस साल का 2020 का बोर्ड का क्वेश्चन है, उसमें आया था कि n इज इक्वल टू 3 के लिए आप क्या करो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो। तो डायग्राम ड्रॉ कैसे करना होगा आपको, जो यहाँ पे 4 पार्ट बनाए हुए हैं ना, वो आप क्या करने हैं, सर्कमफ्रेंस पे 3 पार्ट में डिवाइड करना है। मतलब एक वेव, फिर क्या करनी होगी, दूसरी वेव बनानी होगी, फिर यहाँ पे ये तीसरी वेव, ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 3 पार्ट्स बनेंगे इसके, ठीक है। और ऐसे 3 पार्ट इसके अपोजिट बन जाएंगे। तो आप n इज इक्वल टू 3 के लिए ड्रॉ करना है, ये मैंने 4 के लिए ड्रॉ की हुई है। 4 में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हुए हैं। ये वाले जो पार्ट हैं देखो, ये वाले 1 और ये 2 फिर 3 फिर 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, टोटल 8 पार्ट बने हुए हैं। तो n इज इक्वल टू 3 के लिए कितने पार्ट बनेंगे, 6 बनेंगे, क्योंकि 2 टाइप की वेव बनानी है, 6 बनेंगे। तो आप 6 बनाने होंगे। n इज इक्वल टू 2 के लिए कितने बनेंगे, ये 4 पार्ट्स बनेंगे। तो दोनों को आप अलग अलग कलर से बना के देखना। तो ये डी ब्रोगली का प्रिंसिपल है। डी ब्रोगली जो ऊपर वाला सारा कुछ पढ़ा हुआ है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डी ब्रोगली ने ऐसे लिखा, क्या लिखा कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ये कंडीशन है स्टेशनरी वेव बनने की, ठीक है। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा आपको बताया डी ब्रोगली के प्रिंसिपल से, लैम्डा इज इक्वल टू अपने लिखते हैं h/p या h/mv लिखते हैं। अब इस लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इस लैम्डा की जगह पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h/mv आ जाएगा। तो ये NH/mv इज इक्वल टू 2 पाई आर आ गया। और आप क्या करो, इस mv को दूसरी साइड ले जाओ, mv को यहाँ ले आओ और 2 पाई को इस mv की जगह पे ले आओ, तो NH/2 पाई mvr की इक्वल आ गया, विच इज़ बोर्स थ्योरी या बोर सेकंड पोस्टुलेट, जो बोर की सेकंड पोस्टुलेट है। तो डी ब्रोगली का प्रिंसिपल यही है कि जो किसी भी ऑर्बिट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके साथ एक वेव अटैच होती है, और वो वेव कैसी होती है, स्टेशनरी वेव। और जो ऑर्बिट है, कोई भी ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1 2 3, उसके इंटीजर मल्टीपल में वेव्स बनती हैं, मतलब n लैम्डा की फॉर्म में वेव्स बनती हैं। अगर दूसरा है तो 2 लैम्डा मतलब 2 वेव्स बनेंगी, अगर पाँचवा है तो 5 लैम्डा मतलब 5 वेव्स बनेंगी। और वेव्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 2 लैम्डा के टोटल 4 पार्ट बनेंगे, जो यहाँ पे 8 बने हुए हैं, आपको 4 बनाने हैं, ठीक है। तो ये तरीका है इसको। यहाँ पर अपना 14 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में इसके न्यूमेरिकल और एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब जितने न्यूमेरिकल आपसे हों वो आप करके देखना इसको, और लिख लिख के इसको याद करना स्टार्ट करो। और जो भी प्रॉब्लम हो, कोई आपको सजेशन देना हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।